हो गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्लिप दिखाया था, उसके रेजोनेंस ट्यूब है ना, रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब. So now it is an experiment. रेजोनेंस ट्यूब, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब. मैं एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर दूं उसको, रेजोनेंस ट्यूब को. रेजोनेंस ट्यूब का यूज करके आप साउंड की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एयर पे साउंड की स्पीड कितनी होती है, ठीक है, रेजोनेंस ट्यूब का यूज करके. सर हाँ बोलो. सर वो एंड करेक्शन काय के वजह से होता है? वो इनर्शिया के कारण करना पड़ता है. जहां पे एंड पॉइंट पे एक्चुअल में अपन नोड या एंटी नोड बना रहे थे ना, जैसे ओपन ट्यूब में, यहाँ पे इनर्शिया के कारण उस पॉइंट पर पर मिनट बता रहा हूँ भैया, इसको देख लो पहले. ये इसको देखना है. ये रेजोनेंस ट्यूब है ना, ये रेजोनेंस ट्यूब और ये ट्यूनिंग फोर्क है. ठीक है, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब, ये एक एक्सपेरिमेंट है. इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम साउंड की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो अभी जो मैंने दिखाया था आपको एनिमेटेड वीडियो है, रेजोनेंस कॉलम ट्यूब. रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट. देखो ये एक्सपेरिमेंट कैसा है. 1 मिनट, आज की क्लास कौन शेयर करेगा?
आसना बंसोड़ तुम शेयर कर देना। आसना, यस सर। ओके। और आंचल तितर मारे। यस सर। रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके हम साउंड की स्पीड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक ट्यूब लेते हैं, ये दिस इज द ट्यूब, और इस ट्यूब में यहां पर एक नॉब लगी हुई है, और इसमें पहले पूरा पानी भर देते हैं। ये पूरा इसमें पानी भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक स्केल फिट रहती है, ये इस तरह से स्केल बनी होती है इसपे। सो दिस इज द स्केल। यहाँ पे आप पानी भर दो, ऑयल भर दो, जो भी आपको भरना वो आप भर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द वाटर, और यहाँ पे एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। मान लो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी पता है, दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क है ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी पता है। दीज आर द प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ये ट्यूनिंग फोर्क की प्रॉन्ग्स है, और उसको उस ट्यूब के ऊपर वाइब्रेट कराते हैं, ठीक है, ट्यूब के ऊपर वाइब्रेट कराते हैं। इस ट्यूब के ऊपर ये वाइब्रेट होता है, ठीक है, और वाइब्रेट होगा तो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, मतलब साउंड जनरेट करेगा। ये जैसे यहाँ पे वाइब्रेट होगा तो इस वाइब्रेशन के कारण, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा, और फिर आप धीरे धीरे इस आउटलेट से आप पानी को नीचे गिरा सकते हो, या फिर यहाँ पे इस तरह का एक कॉलम होता है, उसको आप एडजस्ट करते हो। तो उस कॉलम को एडजस्ट करोगे तो मतलब यहाँ से धीरे धीरे आप पानी को नीचे गिराने लगो, नीचे निकालने लगो। तो एक कंडीशन जैसे मान लो यहाँ पे आ रही है, और जैसे जैसे यहाँ से आप पानी कम करोगे, एक कंडीशन ऐसी मिलेगी कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। मतलब यहाँ पर के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, एयर कॉलम के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जब ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, मतलब ये रेजोनेंस कंडीशन आएगी, और यहाँ पर अचानक आपको क्या होगा, जो साउंड है वो मैक्सिमम सुनाई देगा इस लेंथ पे। तो आप अभी इस लेंथ को मेजर कर लोगे भाई कि ये लेंथ कितनी है। सपोज दिस लेंथ इज L1, ठीक है, इस लेंथ को आप मेजर कर लो जहां पे ये रेजोनेंस कंडीशन आ रही है। सो नाउ हियर द sound of air column on tube. Now at first resonance, that is frequency of tuning fork, frequency of tuning fork is equals to frequency of air column. यहाँ पे जो एयर कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो ये रेजोनेंस कंडीशन आएगी, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा। तो ये सेम फ्रीक्वेंसी पे ही आएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे भाई इसकी लेंथ L1 हो गई, और ये एंटी नोड, और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ये नोड बना, ठीक है। तो आप इस लेंथ को मेजर कर लो, आप ये लेंथ को मेजर कर लोगे, फिर से आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। सो नाउ फर्स्ट रेजोनेंस यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अब यहाँ पे फिर से इसको वाइब्रेट करा दोगे, और तो ये जो कंडीशन आएगी ये कब की आएगी, दिस इज फर्स्ट रेजोनेंस। ये फर्स्ट रेजोनेंस यहाँ पे मिलेगा आपको, और फिर धीरे धीरे फिर से पानी और कम करते जाओ यहाँ पर से, और धीरे धीरे जब पानी और कम करते जाओगे तो अगली बार एक बार और यहाँ पर जब इसका लेवल आएगा पानी का, यहाँ से और इतना पानी का लेवल और कम हो जाएगा, तो अगेन
इस कंडीशन पे फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सेकंड रेजोनेंस कंडीशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, दिस इज द सेकंड रेजोनेंस, नोड, एंटी नोड एंड देन यहाँ पे नोड मिलेगा। तो आप इस लेंथ को भी मेजर कर लो कि जो सेकंड रेजोनेंस है ये कितनी लेंथ पे मिल रहा है, सेकंड रेजोनेंस। ठीक है, ये सेकंड रेजोनेंस यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से और पानी का लेवल आप कम करोगे तो सेकंड रेजोनेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। मतलब एयर कॉलम में जो साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, उसमें आपको मैक्सिमम साउंड ये सेकंड रेजोनेंस कंडीशन पे मिलेगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? ये जस्ट लाइक अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये जो फिनोमेना हो रही है यहाँ पे, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के जैसे फिनोमेना हो रही है। आप L1 को मेजर कर लो, आप L2 को मेजर कर लो और इससे वेवलेंथ निकाल लो। देखो, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी तो ये रेजोनेंस कंडीशन आएगी। तो यहाँ पे हेयर द साउंड ऑफ एयर कॉलम ऑन ट्यूब एट रेजोनेंस, मैं सिर्फ फर्स्ट या सेकंड ही लिख रहा हूँ, एट रेजोनेंस frequency of tuning fork is equals to frequency of air column and we will hear maximum sound of air column। यहाँ पे आपको एयर कॉलम में जो वाइब्रेशन होंगे, जो साउंड आएगा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, रेजोनेंस कंडीशन पे ही आएगी। अदरवाइज रेजोनेंस कंडीशन नहीं है तो आपको मैक्सिमम साउंड यहाँ पे सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना? तो भाई अब आपका सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। सो देयरफॉर लैम्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू L1, सो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स L1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है, मतलब फर्स्ट रेजोनेंस में आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रेजोनेंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट रेजोनेंस के लिए कैलकुलेशन कैसे आ गया, यहाँ पे देखो, lambda by 4 is equals to L1, this implies that wavelength is equals to 4 times L1। ये लेंथ आपको पता ही है, ये वेवलेंथ निकल गई। so therefore speed of sound in air v is equals to frequency into wavelength। तो एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, आपने वेवलेंथ निकाल लिया, लेकिन यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क की है। तो दिस इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क और वेवलेंथ कितना आ गया यहाँ पे, 4L1। तो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई यहाँ पे। तो पहली बार के रेजोनेंस से ये स्पीड निकल गई। आपको ये एक्सपेरिमेंट कम से कम 2 से 3 बार करना पड़ेगा। एंड सेकंड अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड नाउ अगेन इतनी जो लेंथ है ये किसके बराबर है, 3/4 ऑफ लैम्डा, या 3 into लैम्डा बाई 4। So 3 into lambda by 4 is equals to L2। तो इसमें वेवलेंथ कितनी आ गई आपकी, 4L2 divided by 3। So therefore speed of sound यहाँ पे क्या मिलेगा, speed of sound will be given by V is equals to frequency of tuning fork into wavelength। तो frequency of tuning fork into 4L2 by 3। तो ये जो दो वैल्यू मिली आपको साउंड की, इससे आप एवरेज निकाल लो। जैसे ये V1 है मान लो और ये V2 है, तो जो स्पीड ऑफ साउंड है इट इज एवरेज ऑफ V1 प्लस V2 बाई 2। तो ये एवरेज वैल्यू आपको पता चल जाएगी यहाँ पे कि यहाँ जो एयर यूज हो रही है, आप जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह पे साउंड की स्पीड कितनी है। समझ गए? ये एक्सपेरिमेंट समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। उस पे साउंड की स्पीड कितनी है ये पता चल गई। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क और वेवलेंथ, आपने लेंथ का मेजरमेंट किए, एयर कॉलम की जो लेंथ आ रही है उसका आपने मेजरमेंट किए। ये एक प्रकार से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है बस। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, उसी का ये एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। सो दिस इज द रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गया या नहीं सर? हाँ बोलो योजित। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम मतलब वो ट्यूब की फ्रीक्वेंसी ना, ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है। रेजोनेंस कंडीशन में ट्यूब की फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी ना। हाँ सर। ठीक है, इसलिए मैंने FT लिख दिया। FT का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। और जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी रहेगी वही किसकी फ्रीक्वेंसी है, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कंडीशन में। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क and this is the frequency of air column।
तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर, वेवलेंथ इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। तो ft इंटू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर हमें नहीं पता ना, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन आपने बताया तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेंगी, इसलिए आपने सीधा सीधा ये लिख दिया। समझ गए? हेलो, हाँ सर। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर हो गया सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर एवरेज ले लो इसका, मतलब दोनों साउंड, मतलब V1 और V2 का आप एवरेज ले लोगे तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। तो जहां पे आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया वहां पे आपको पता चल गया कि भाई साउंड की स्पीड कितनी उस एयर पे। अच्छा, पहले इस एक्सपेरिमेंट का यूज ना, जो माइंस होती थी, माइंस में पॉइजनस गैसेस के पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता था कि भाई वहां पे फ्रेश एयर है कि फिर पॉल्यूटेड एयर है। एक्चुअल में देखो, फ्रेश एयर में साउंड की स्पीड अलग आएगी, पॉल्यूटेड एयर में साउंड की स्पीड अलग आएगी। समझ गए? क्यों आएगी बताओ, सोचो जरा। सर पॉल्यूटेड पार्टिकल्स एयर ज्यादा में रहेंगे पोल्यूटेड एयर में। सॉल्यूट्स रहेंगे तो उसके कारण थोड़ा सा स्लो होंगी स्पीड। नहीं, साउंड की स्पीड का एक्चुअल फार्मूला क्या है? एक्चुअल फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ये समझ गए आप लोग? अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? अरे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। ठीक है, देखो मैं जो बोल रहा था कि भाई पॉल्यूटेड एयर में साउंड की स्पीड अलग क्यों रहेगी, मेरा ये था क्वेश्चन यहाँ पे। तो उसको देखो, अभी मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया एट रेजोनेंस कंडीशन में, यहां से आपने मेजरमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हो गया ये। दिस इज पेज नंबर 2। तो यहाँ पे कंडीशन लिख दें, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, यहाँ जो एयर कॉलम में साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है रेजोनेंस कंडीशन में। ओके, और आपने क्या कैलकुलेशन किया? नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v इन एयर, ये किसके बराबर आ गया आपका? स्पीड ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इनटू वेवलेंथ, यही लिखोगे ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, या फिर 4 टाइम्स L1, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन एयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इनटू 4 इनटू L2/3। आप दोनों से निकाल सकते हो, ये फर्स्ट रेजोनेंस से भी और सेकंड से भी, और या फिर दोनों का एवरेज ले लो आप। बट एज वी नो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का फार्मूला क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है फार्मूला? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अंडर रूट गामा प्रेशर अपॉन RT डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, सिंबल अपनी यूजुअल मीनिंग पे। तो एक्चुअल फार्मूला ये है, m नॉट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो यहां से आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया और फिर आपने थ्योरेटिकल फार्मूला से अलग अलग गैसेस के लिए साउंड की स्पीड निकाला कि भाई फ्रेश एयर में कितना है या पॉल्यूटेड एयर में कितना है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ऑफ फ्रेश एयर ये कुछ अलग आएगा, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉल्यूटेड एयर इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग आएगा। मान ले इसका x है, इसका x डैश है, तो साउंड की स्पीड तो अलग अलग ही आएगी ना यहाँ पे, हाँ या ना? अरे समझ गए या नहीं? मॉलिक्यूलर मास होगा फ्रेश एयर का, सर वो आपकी अलग वीडियो आएगा। कट कट के आ रही है। हाँ, 1 मिनट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्रेश एयर इज डिफरेंट देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉल्यूटेड एयर, हाँ या ना? अरे मॉलिक्यूलर वेट दोनों का अलग अलग होगा ना भाई। हाँ सर। तो अगर अलग अलग है और आपको जैसे फ्रेश एयर का मॉलिक्यूलर वेट पता है, रूम टेम्परेचर पे आपने साउंड की स्पीड निकाल ली है कितनी आती है, जैसे 330 से 340 के आसपास आप मान लो, और ऐसी जगह पे जहां पे पॉल्यूटेड एयर जाता है, पॉल्यूटेड एयर ज्यादा मतलब कोई स्पेसिफिक गैस है या फिर, तो वहां पे साउंड की स्पीड अलग आएगी। तो आप इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके ये पता कर सकते हो कि भाई वहां पे कौन सी एयर है।
तो जैसे हीलियम गैस में अलग आएगी साउंड की स्पीड, हाइड्रोजन में अलग आएगी, मीथेन में अलग आएगी, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगी साउंड की स्पीड। ठीक है, सेम टेम्परेचर रख दोगे तो सभी जगह पे साउंड की स्पीड अलग अलग आएगी। गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगी, मॉलिक्यूलर वेट कितना उस पर डिपेंड करेगी। तो फ्रेश एयर पे साउंड की स्पीड अलग आएगी एंड पॉल्यूटेड एयर पे अलग आएगी। तो आप ये पता लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पर की एयर फ्रेश है या फिर यहाँ पर की एयर पॉल्यूटेड है। इवन आप इससे ये भी पता कर सकते हो कि उस जगह पे कौन सी गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इसका यूज करके मॉलिक्यूलर वेट, अलग अलग जो गैसेस होती है उनके मॉलिक्यूलर वेट को पुट करके आप डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पे एयर की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बट इट इज अ रेदर कॉम्प्लिकेटेड। एक रफ एस्टिमेशन ही पता चलता है, क्योंकि जो एयर का मिक्सचर होता है ना उसमें एग्जैक्ट हमको पता नहीं चलता है कि किसका कितना पार्ट है, बट एक अंदाज आप लगा सकते हो। समझ गए या नहीं? तो पहले इसका यूज किया जाता था डेंजरस गैसेस या पॉइजनस गैसेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर बहुत अटक रही है, आपकी वीडियो भी ब्लर दिख रहा है। वीडियो भी ब्लर दिख रहा नहीं ना रे, इधर से बराबर है ना? सब ब्लर आ रहा है इधर। सर ब्लर है, यस ब्लर सर, है पूरा। ब्लर है। रुक जा 2 मिनट। समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अभी भी ब्लर। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले। ले लिए? सर ब्लर है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ब्लर है। सभी का ब्लर है क्या? अदिति तुम्हारा ब्लर है क्या? यस सर। यस सर। हार्दिक सिंह तुम्हारा भी ब्लर है बेटा वीडियो? यस सर। नहीं तो तू ले ले स्क्रीनशॉट, तू शेयर करना आज का। नहीं सर, पूरा ब्लर है मेरे इसमें भी। अरे यार, अभी क्या करें? 2 मिनट रुको, थोड़ा सा रिफ्रेश सर होने। दिख रहा है लेकिन एकदम क्लियर नहीं दिख रहा। आप एक बार देख लो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। ठीक है भेजो, मैं चेक करता हूँ ना। फिर बोल रहा हूँ, देख इस एक्सपेरिमेंट का यूज आप इसलिए करते थे पहले कि पॉल्यूटेड एयर का पता लगाने के लिए, पॉइजनस गैसेस का पता लगाने के लिए, क्योंकि फ्रेश एयर का मॉलिक्यूलर वेट अलग आएगा और पॉल्यूटेड एयर का अलग रहेगा, है ना? तो मान लो फ्रेश एयर का कुछ मॉलिक्यूलर वेट है, कैसे निकालते केटीजी में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है भाई? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द फार्मूला इज गामा आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यही है ना फार्मूला? गामा आरटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना? तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये जो वैल्यू, इनको मैच करके देखते हैं कि आपने जहां पे जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट किया और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वहां पे कितना आता है, उसको मैच करके देखते हैं और इससे फिर पता लगाते हैं कि हाँ यार यहाँ पे कौन सी गैसेस ज्यादा हैं। तो जनरली जो पॉल्यूटेड एयर होती ना उसमें जो गैसेस होती पॉल्यूटेड एयर, जैसे भाई आपका मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी या कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होगी, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता जाएगा ना। हाँ सर। फ्रेश एयर के कंपैरिजन में हमारी फ्रेश एयर में हम क्या बोलेंगे भाई, दिस इज 27 या कितने परसेंट है होती ऑक्सीजन नेचर में? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है? 30%। अरे भूल गए क्या? ऑक्सीजन नाइट्रोजन 30 शायद से, कितना? 29-30 उसके आसपास। 29 to 30 के आसपास है। 32 शायद। एंड नाइट्रोजन का 70% आप मान लो। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा फ्रेश एयर का, उसमें आप 30% ऑक्सीजन का एंड 70% नाइट्रोजन का लेके आप देख लो। ठीक है, बाकी जहां पे पॉल्यूटेड एयर रहेगी वहां पे ऑफकोर्स ये जो मॉलिक्यूलर वेट है ये 30 एंड 70 के रेशियो में नहीं आएंगी, कुछ और चीजें बदलेंगी वहां पे। तो साउंड की स्पीड वहां पे बदल जाएगी, कुछ अलग आएगी। तो आप पता कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से कि हाँ यार यहाँ पर की एयर फ्रेश है या फिर डेंजरस है या इवन पॉइजनस गैसेस तो नहीं है वहां पे, आप वो भी पता कर सकते हो। लेकिन उसके लिए पहले से आपको एक डेटा शीट बनानी पड़ेगी कि भाई जैसे मीथेन में साउंड की स्पीड कितनी है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड में साउंड की स्पीड कितनी है?
कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी है, या जो डेंजरस गैसेस होती हैं, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, उसमें साउंड की स्पीड कितनी है, एंड देन यू विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। बट आजकल ये टेक्निक क्या है ना, इसके कंपेरिजन के अपेक्षा दूसरी टेक्निक यूज करते हैं, ये एक रफ एस्टिमेशन पता चलता है। ठीक है, समझ गए अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर। ये है रेजोनेंस कॉलम ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करके आप एंड करेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड करेक्शन, अब एंड करेक्शन कैसे निकालेंगे देखो अभी। हाँ, इसमें एंड करेक्शन तो एक तो हो गया गैसेस का पता लगाने के लिए कि वहां पे कौन सी गैसेस हैं। दूसरा है एंड करेक्शन भी हम इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एंड करेक्शन कैसे मेजर करते हैं। हो गया अभी? इस पेज का स्क्रीनशॉट हो गया ना, पेज नंबर 2 स्क्रीनशॉट हो गया इसका? स्क्रीनशॉट हो गया ना? यस सर। एंड देन एंड करेक्शन, एंड करेक्शन भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। एंड करेक्शन कैसे निकालेंगे देखो। देखो पेज नंबर 3, एंड करेक्शन कैसे मेजर करेंगे इसमें। एंड करेक्शन, हाँ, एंड करेक्शन एक्चुअल में इनर्शिया के कारण यहाँ पे एंटी नोड नहीं बनता, थोड़ा सा आगे बनता है। तो फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ पे आएगा? L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पे। समझ गए? फर्स्ट रेजोनेंस कहाँ पे आएगा? L1 प्लस E इंटू लैम्डा बाई 4। और सेकेंड रेजोनेंस ये कहाँ पे? दिस इज फर्स्ट रेजोनेंस एंड सेकेंड रेजोनेंस कहाँ पे आएगा? L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? दिस इज द कंडीशन फॉर सेकेंड रेजोनेंस। ये सेकेंड रेजोनेंस की कंडीशन है। चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर लें, एंड करेक्शन लेके मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो L2 माइनस L1 तो E कट जाएगा आपका एंड 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू कितना बचेगा? लैम्डा बाई 2। तो वेवलेंथ किसकी इक्वल आ गई यहाँ पे? वेवलेंथ इज 2 टाइम्स L2 माइनस L1। So therefore speed of sound in air is equals to frequency of tuning fork into wavelength। और वेवलेंथ आपने ऑलरेडी यहाँ पे मेजर कर लिया, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इनटू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो विद एंड करेक्शन के साथ में अगर आप देखोगे तो ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। तो विद एंड करेक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो फिर इस तरह से इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। तो अब एंड करेक्शन पता चल जाएगा। एंड करेक्शन ये लेंथ L1 तो आप यहां से डायरेक्ट मेजर हो जाएगा। फिर साउंड की स्पीड और ये वेवलेंथ का जो टर्म है, यहां से आप एंड करेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई एंड करेक्शन कितना है। ठीक है, एंड करेक्शन भी इससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। तो विथ एंड करेक्शन साउंड की स्पीड इस तरह से आएगी। और एक बार आप साउंड की स्पीड निकाल लोगे तो यहाँ पे वेवलेंथ के लिए आप क्या लिख सकते हो? फिर एंड करेक्शन भी यहीं से पता चल जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/4 वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या आएगा? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। तो ये वैल्यू आपको यहां से पता चल गई। ठीक है, FT आपको पता है ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। इससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? ट्यूब के लिए एंड करेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए अभी कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया सर। ले लिया। देन का यूज करके वो अपन फाइंड करते हैं, या लॉ ऑफ लेंथ क्या है, लॉ ऑफ टेंशन क्या है, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए सोनोमीटर के यूज करते हैं। बट मैंने पिछली क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी, दैट इज बीट। अब ठीक है, बीट के बारे में अपन समझते हैं, बट ये आज टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा बीट का, बट बेसिक मैं बीट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो पेज नंबर 4 पे आते हैं। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालोगे।
बीट, पेज नंबर 4, बीट। Now this is page number 4, beat. Next, beat. ठीक है, बीट के बारे में जानते हैं कोई? बीट क्या होती है? हेलो, हार्ट बीट सुना है? हाँ, हाँ सर। हार्ट बीट सुना है कि नहीं सुना? सुने हैं सर। क्या होती बीट बता सकते कोई? लब डब। और सर एक पल्स का पीरियोडिक वे में आना। और बताओ जल्दी से। ये इसको देखना अभी। हाँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बीट के बारे पे। देखो, इसके पास दो सोर्स है, यहाँ पे साउंड के दो सोर्स हैं यहाँ पे। तो ट्यूनिंग फोर्क के या दो साउंड सोर्स हैं, एंड दोनों में फ्रीक्वेंसी आप अलग अलग कर रहे हो। एक में कितना हर्ट्ज लिए? 72 हर्ट्ज। और एक में कितना हर्ट्ज लिया आपने? यहाँ से साउंड वेव, एक में 72 हर्ट्ज की साउंड वेव आ रही है और एक में कितने की आ रही है? 70.1 हर्ट्ज की। ये इसमें देखना डायग्राम पे। हाँ, ये दो वेव लिया उसने। सिग्नल 1 फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, सिग्नल 2 फ्रीक्वेंसी अभी 0 है। फिर उसमें चेंज करेंगे अपन ना। ये इस तरह से देखना अभी। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के पास अप्रोच हो रही है, हाँ, एक की 50 और एक की कितनी 42 हर्ट्ज से, तो रिजल्टेंट साउंड आपको दिख रहा है। देखो, जो रिजल्टेंट वेव बन रही है ये इस तरह की बन रही है। देखो, ये बहुत अच्छा वो है। ये
फिर से देखना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और पास में करता हूँ। ये देखो इस तरह से वेव जनरेट होती है, रिजल्टेंट वेव। दिख रहा है ये? हेलो, सिग्नल 2 की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए और उसके बाद ये जो रिजल्टेंट वेव है इसको देखना। रिजल्टेंट वेव दिख रहा है? रिजल्टेंट वेव दिख रही बेटा यहाँ पे? ये रिजल्टेंट वेव दिख रही, दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत क्लोज है एक दूसरे के। जब ये सुपर इंपोज होती है, सिग्नल 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। सिग्नल 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 42 हर्ट्ज। दोनों जब सुपर इंपोज होती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव है, वैसे दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस लगभग 7.6 हर्ट्ज का है, बट जो रिजल्टेंट वेव बन रही है, नीचे देखो जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसका पैटर्न कैसा हो गया? अलग टाइप का हो गया। हेलो, अरे उसका पैटर्न देखो रिजल्टेंट वेव का। हाँ सर। कहीं पे वेव बहुत ज्यादा दिख रही है आपको, है ना, और कहीं पे पीक बहुत कम आ रही है, कहीं पे पीक ज्यादा आ रही है। मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है कहीं पे बहुत ज्यादा हो गया, फिर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो जहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है वहां पे ज्यादा साउंड सुनाई देगा, और जहां पे एम्पलीट्यूड कम हो गया वहां पे कम साउंड सुनाई देगा। ठीक है, या ऑब्जर्व होगा। तो जो साउंड है ना उसमें पल्सेशन आएगा, कम ज्यादा होगा। ठीक है, इस पल्सेशन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे? बीट बोलते हैं। फिर से देखोगे ये इस तरह की बनेगी। देखो 1 मिनट, ये वाले डायग्राम को देखो। इसमें दोनों फ्रीक्वेंसी नियरली सेम कर दिया है इसने। नियरली सेम करने से क्या हो रहा है? ये इंटरफियरेंस हो रहा है। वैसे भी इंटरफियरेंस है, लेकिन यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस दिख रहा है आपको। एम्पलीट्यूड बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल पास में कर दिए। कम की तो ये इस तरह से हो रहा है, देखो ये बीट इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये इस तरह से जो रिजल्टेंट वेव पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और जब आपने बिल्कुल पास में कर दिए तो फिर ये इस तरह से नहीं आएगा, फिर उसको बढ़ाते गए, कम करते गए। ये यहाँ पे देखना, ये जब दो वेव इस तरह से आएंगी एक दूसरे के अपोजिट फेस में इंटरफियर करेंगी तो साउंड कम आएगा। और जो ब्लू कलर के पेन से आपको दिख रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है तो अचानक वहां पे साउंड ज्यादा सुनाई देगा। तो साउंड में ये जो कम या ज्यादा होता है ना, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? हम बीट बोलते हैं, ये पल्सेशन ऑफ साउंड। अभी ये इस तरह से ये वाले डायग्राम पे देखना, ये जिसमें दो साउंड को आपने एक साथ, या दो सोर्स को, 1 मिनट में यहाँ पे रोक रहा हूँ। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे, जिसमें आपके पास मान लो क्या है, कोई डिवाइस है, सेंसर है, जो ये दो साउंड को आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर साउंड को आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो यहाँ पे पहले आपको साउंड कम ज्यादा हो रहा है ना, पल्सेशन आ रहा है। जब आप इसको सुनोगे जिसमें दो वेव सुपर इम्पोज हो रही हैं तो साउंड में अचानक कम या ज्यादा आएगा। कहीं पे साउंड बढ़ गया, फिर कहीं पे साउंड कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। इस तरह से पल्सेशन आएगी साउंड में। तो ये जो पल्सेशन होता है, पीरियोडिक पल्सेशन होता है साउंड में, इसको क्या बोलते हैं? हम बीट बोलते हैं। ये इस तरह से कम ज्यादा होगा। ये सेंसर है, सेंसर इसको डिटेक्ट कर रहा है कि कहीं साउंड कम ज्यादा हो रहा है। तो ये जो फिनोमेना होती है इसको बीट बोलते हैं। ठीक है, हेलो। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट का मतलब क्या हो गया? दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग सेम है, मतलब 4 से 5 हर्ट्ज का डिफरेंस है। जब उन दोनों साउंड को एक साथ आप सुनोगे तो उस साउंड में क्या सुनाई आएगा आपको? एक पल्सेशन सुनाई आएगा। उस पल्सेशन को क्या बोलते हैं? अपन बीट बोलते हैं।
ठीक है। जैसे आपने कहीं कहीं पे देखा होगा ना, जब अपन हेडफोन लगा लेते या फिर टीवी चल रही, तो उसमें अगर दो फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज होती हैं तो उसमें दो टाइप के साउंड आपको आते हैं, इस तरह से कुछ आते हैं ना। अरे समझ गए? हेलो। हाँ सर। उसको क्या बोलते हैं हम? बीट बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर भी सुपर पोजिशन हो रहा है, इंटरफियरेंस हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग है तो ये जो इंटरफियरेंस होता है ना, इसमें साउंड हो या फिर कोई भी वेव हो, जब ये सुपर इम्पोज होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम का फंक्शन हो जाता है, और कहीं पे साउंड ज्यादा आएगा या कहीं पे एम्पलीट्यूड ज्यादा आएगा, फिर एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये जो पल्सेशन होता है उसको क्या बोला जाता है? बीट बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? अभी मैं 1 मिनट, वो साउंड कैसा आता बीट का वो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ अभी ना। अभी उसमें साउंड सुन पा रहे थे कि नहीं आप? बीट का साउंड नो सर। नहीं सुन पा रहे थे, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन देख पा रहे थे, है ना? सर आप वीडियो का नाम बताओ तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। क्या देख लोगे? उसमें मैंने जो दिखाया था वही वाला सुनना, उसमें उसमें जल्दी समझ में आता हो। ठीक है, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। लखनवी हो या हैदराबाद, ऑर्डर करें बिरयानी आज स्टार्टिंग एट ₹149. Get the biggest deals on the biggest brands at the Here is called the beat frequency. ये सुन रहे हो साउंड, ये वाला? Frequency is the absolute value of the हाँ सर। कैसा सुनाई आ रहा है ये साउंड? which is why this beat frequency is 1 hertz or 1 cycle every second, and this beat frequency is 2 hertz or ठीक है, ये साउंड सुनाई दिया जो अभी मैंने सुनाया था आपको, जिसमें दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव जब सुपर इम्पोज होती हैं, देखना अभी यहाँ पे, तो जो रिजल्टेंट वेव बनती हैं वो किस तरह की बनती हैं। ठीक है, सपोज ये एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है f1, और ये दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जब ये दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं, ये दोनों, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 एंड से इट इज 100 हर्ट्ज एंड से इट इज 104 हर्ट्ज, तो जब ये दो वेव बेटा सुपर इम्पोज होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव पैटर्न जो बनेगा यहाँ पे, ये 1 मिनट मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम। ये ऐसा कुछ वेव पैटर्न आएगा। ठीक है, सिर्फ अगर आप इसको सुनोगे तो इसका साउंड एक परफेक्ट सुने आएगा हमारे कानों पे, इसको अगर अकेला आप सुनोगे तो इसका साउंड अलग आएगा। दोनों को साथ में अगर आप प्ले कर दोगे तो उसका साउंड कुछ इस तरह से आएगा। अचानक कहीं पे साउंड बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। तो ये जो पल्सेशन होती है साउंड की, ठीक है, या वेव की, जिसमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम हो गया। एम्पलीट्यूड कम कब होगा? कि अगर आउट ऑफ फेज में सुपर पोजिशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, सेम फेज में अगर सुपर पोजिशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, मान लो इसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा दिस इज A1 प्लस A2, एंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड भी यहाँ पे आएगा दिस इज A1 माइनस A2। तो इसके बीच में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएंगे दो वेव के, और उसके कारण फिर जो साउंड आपको सुनाई देगा या जो फ्रीक्वेंसी आप, जो रिजल्टेंट वेव आपको ऑब्जर्व होगी, उसमें पल्सेशंस आएंगे। ठीक है, इन पल्सेशंस को क्या बोलते हैं? हम बीट बोलते हैं। 1 मिनट, फिर से सुनना इस साउंड को। सुन पा रहे हो अभी ये साउंड? हाँ सर। ये इस तरह से, और कई बार आपने इस तरह की फिनोमेना देखा होगा डिवाइसेस में, टीवी में, मोबाइल पे, या जब आप कोई गाना सुन रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, एफएम सुन रहे हैं, तो कई बार इस तरह से आपके दो फ्रीक्वेंसी अगर मैच, लगभग नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के जो साउंड आती है। Let's make sure you know why beat frequencies happen. Second, and this beat frequency is 2 hertz or 2 cycles every second. And
ये इस तरह का, ठीक है? The equation for the beat frequency is the absolute value of the difference between the two frequencies, which is why this beat frequency is 1 hertz or 1 cycle every second. And this